Hello students, how are you all? So I hope you are fine. In today's lecture we are going to discuss the radioactive equilibrium, maximum yield of a radioactive substance, parallel path decay and nuclear fission and fusion reactions. So let us see. First, radioactive equilibrium. देखो रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम क्या है बेटा. एज रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर irreversible reactions, so equilibrium can be attained only if the parent element or and daughter element decays at the same rate as it is formed from the parent element. As radioactive reactions are irreversible reactions, so equilibrium can be attained only if daughter element decays at same rate as it is formed from parent element. Daughter element decays at same rate as it is formed from parent element. For example, अपने पास A parent element है और ये decay होता है into daughter element B, C. This is an example of consecutive radioactive decay reaction. So B क्या हो गया अपने पास यहाँ पे daughter element. अब ये जो radioactive reaction है इसके अंदर अपन different cases consider करते हैं. First, let half life of A, T half of A is greater than T half of B. तो as T half बराबर क्या होता है बेटा अपना 0.693 अपॉन लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. सो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे कि लैम्डा ऑफ A is less than lambda of B. So when the nuclear concentrations of parent and daughter element becomes constant, then we can say that state of equilibrium is attained. So when concentration of parent and daughter element becomes constant, parent और daughter element की concentration क्या हो जाए बेटा यहाँ पे constant हो जाए, तो अपन क्या बोल सकते हैं, then this state of equilibrium is known as secular equilibrium. This state of equilibrium is known as secular equilibrium. अब देखो बेटा इस केस में क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे सेक्युलर इक्विलिब्रियम के लिए ये कह सकते हैं हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ ए, ये रेट ऑफ डिके ऑफ बी. तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपन एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू लैम्डा. सो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी फॉर बी के लिए कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इनटू डिके कांस्टेंट ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए. ये फॉर्मेशन ऑफ बी वो ए के प्रोपोर्शनल होगा, तो ए इंटू लैम्डा ए इक्वल्स टू एन बी इंटू लैम्डा बी. This will be equal to the activity, that is activity of the parent and daughter element becomes constant.
सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू लेमडा बी अपॉन लेमडा ए, एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू लेमडा बी अपॉन लेमडा ए, और एज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ ऑफ ए अपॉन टी हाफ ऑफ बी। यहाँ से देखा लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, एंड एज टो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तो यहाँ से हम ये भी पुट कर सकते हैं इसके अंदर टो ऑफ ए अपॉन टो ऑफ बी। सो दीज आर द डिफरेंट रिजल्ट्स दैट वी विल यूज इन स्टेट ऑफ सेक्युलर इक्विलिब्रियम। और एट इक्विलिब्रियम क्या बोल सकते हैं हम इसके अंदर, एट इक्विलिब्रियम एन ए अपॉन एन बी बिकम्स कांस्टेंट एंड एक्टिविटी, total activity also becomes constant. So this state of equilibrium, we say that it is a secular equilibrium. Now second case we are going to consider, case second, case 2, this is case first. तो case 2 के अंदर we can write कि when parent element is long lived and parent element is long lived, जब पेरेंट एलिमेंट की जो एज है वो बहुत ज्यादा हो, मीन्स टी इज मोर, टी मोर है, बट टी हाफ ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टी हाफ ऑफ बी। तो डिके जो बी का होगा, डिके बी का विल बी मोर देन डिके कांस्टेंट ऑफ ए। तो इस स्टेट के ऊपर व्हाट वी कैन से, so at equilibrium parent and daughter element becomes constant, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, और वी कैन से बोथ इवेंचुअली डिके becomes constant और बोथ इवेंचुअली डिके। सो एज टी को हमने क्या माना है, बहुत लार्ज है, टी लार्ज है, एंड लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए, तो ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी को हम लेस देन ई की पावर माइनस लैम्डा ए टी मान सकते हैं। तो दिस फैक्टर कैन बी नेग्लिजिबल, इस फैक्टर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी एन बी, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डॉटर एलिमेंट, number of elements of daughter element nb equals to, we can write nb equals to lambda a upon lambda b minus lambda a into n naught into e raised to the power minus lambda a t। lambda bt को क्या मान लिया हमने, नेग्लिजिबल, तो ओनली a की टर्म्स में आ गए। और अपने पास na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ a को हमने मान लिया एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है रिएक्शन। तो एक्सपोनेंट जो जितने नंबर ऑफ एटम्स लॉन्ग लिव्ड है, इसका मतलब इसका बी का हमने इसमें नेग्लिजिबल मान लिया ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी में। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे हम, तो एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, lambda a t upon lambda a upon lambda b minus lambda a into n naught into e raised to the power minus lambda a t। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा अपना lambda b minus lambda a upon lambda a। so this will be the, और इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे, दोनों जो इवेंचुअली डिके, दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे एन ए अपॉन एन बी को हम लिख सकते हैं लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए अपॉन lambda a। This is the number of atoms in terms of decay constant when parent element is long lived, that is second state of equilibrium. So at equilibrium
इक्विलिब्रियम के ऊपर तो पेरेंट एंड डॉटर कांस्टेंट, बट टोटल एक्टिविटी, इनके अंदर टोटल एक्टिविटी स्लोली डिक्रीजेस, टोटल एक्टिविटी स्लोली डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगी इसके अंदर? बिकॉज टी इज लार्ज, टोटल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि टी हमने यहां पे क्या कंसिडर किया था, टी इज मोर। तो इसके अंदर जो ओवरऑल जो रेट है डिके का, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट एलिमेंट ओनली। Hence, overall rate of decay will be controlled by parent element only. Overall rate of decay को कौन कंट्रोल करेगा बेटा? इसमें पेरेंट एलिमेंट ओनली कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, बिकॉज e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी इज लेस देन e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी। क्योंकि लैम्डा बी ज्यादा था तो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा बी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए पेरेंट एलिमेंट ही ओवरऑल इसके अंदर रेट को डिके को कंट्रोल करेगा। थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज व्हेन टी हाफ ऑफ ए इज वेरी लेस, बहुत कम हो। जब टी हाफ बहुत कम है तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा बेटा, नो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू द रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज द मैक्सिमम यील्ड ऑफ डॉटर एलिमेंट। देखो ए कोई भी एलिमेंट है, ये सीक्वेंशियल पाथ में ऐसे डिके हो रहा है, और ये जब तक डिके होता रहेगा टिल स्टेबल न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड, डिके विल अकर टिल स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म्ड। ये जब तक डिके होता रहेगा बेटा, जब तक इसके अंदर स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है। अब देखो स्टेबल न्यूक्लियाई बना इसके अंदर, तो यहां पे जो अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, एट टी बराबर 0, जब टाइम 0 है मतलब इनिशियली, तो इनिशियली तो डॉटर एलिमेंट की जो कंसेंट्रेशन होगी, डॉटर एलिमेंट भी 0 होगा। अब एट टाइम टी के ऊपर अपने पास यहाँ पे डॉटर एलिमेंट बराबर हो जाएगा एन बी, बी की कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू होगा अपने पास लैम्डा ए इंटू एन नोट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। टी टाइम के ऊपर यहाँ पे हम लैम्डा बी क्या मान, लैम्डा बी इज greater than lambda a, so into e raised to the power minus lambda a t minus e raised to the power minus lambda b t, क्योंकि b क्या हो जाए, lambda b जाता है तो e raised to the power minus lambda b t कम हो जाएगा। so these will be the give the number of atoms at t time of the daughter element। अब मैक्सिमम यील्ड के लिए, for maximum yield T maximum equals to, we can write as it is a first order reaction 2.303 lambda b minus lambda a log 10 base lambda b upon lambda a. This will give the maximum time in terms of maximum yield of the daughter element. So next is पैरेलल पाथ डिके। पैरेलल पाथ डिके का मतलब ये है बेटा कि जब दो एटम्स, दो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हो, जैसे दे पैरेलली डिके व्हेन टू और मोर रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स डिकेस पैरेलली, जब किसी भी रिएक्शन में पैरेलल उनका डिके हो। फॉर एग्जांपल अपने पास ए है पेरेंट एलिमेंट, अब ये पेरेंट एलिमेंट पैरेलल पाथ डिके से, यहां से मान लो अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो सी प्रोडक्ट बनता है, और यहां से माइनस बीटा पार्टिकल डिके होता है
ये बी प्रोडक्ट बनता है तो ये सी प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे हम लैम्डा एवरेज, जो एवरेज डीके कांस्टेंट ये कह सकते हैं लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस लैम्डा ऑफ बीटा। अब लैम्डा ऑफ अल्फा, अल्फा डीके फॉर ए इक्वल्स टू वी कैन राइट fractional yield of B lambda alpha of B path plus C. So this we can write fractional yield of B into lambda average, fractional yield of B into lambda average। और lambda of beta decay के लिए हम क्या मान सकते हैं, fractional yield of C into लैम्डा एवरेज। तो इस तरीके से हम पैरेलल पाथ डीके के अंदर दोनों रिएक्शंस के जो लैम्डा ऑफ डीके कांस्टेंट फॉर अल्फा डीके एंड बीटा डीके पैरेलली उसकी फ्रैक्शनल यील्ड की टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द पैरेलल पाथ डीके। नाउ सम यूनिट्स यूज्ड इन रेडियो एक्टिविटी, बेसिक यूनिट्स। 1 मिली क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to the power 7 decay per second. This is 1 millicurie. Now 1 becquerel इसको BQ से लिख देंगे हम शॉर्ट में, is equal to 1 decay per second. And 1 curie 1 decay per second है तो 1 curie को क्या लिख सकते हैं हम, 1 curie we can write 3.7 into 10 raised to the power 10 becquerel BQ. 1 Rutherford is equal to 10 raised to the power 6 decay per second. These are some basic units that we use in radioactivity. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। देखो बेटा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जब एक हैवियर न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर डिकम्पोज हो। व्हेन अ heavy nuclei is decomposed जब एक हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर डिकम्पोज हो जाए उनको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। सो देखो अपने पास फिजन रिएक्शंस के लिए यूरेनियम 92 235 की लेंगे, उसकी हम न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टोन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड प्लस एनर्जी। Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन। तो ये जो न्यूट्रॉन्स है, इन न्यूट्रॉन्स को हम बोलेंगे, ये न्यूट्रॉन्स ही बन रहे हैं इसके अंदर सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। एक बार चेक कर लेंगे, टोटल 235 प्लस 1 236 140 प्लस 92 प्लस 3 3 न्यूट्रॉन है, तो 92 प्लस 3 95 and 141 this is 6 236 comes 56 plus 32 6 6 12 2 5 3 8 1 9. This is the total number of neutrons and atomic number. So this is a kind of fission reaction. A fission reaction in nuclear reactors, these fission reactions are carried out in controlled way. ये मतलब इनको controlled way में कराएंगे। अब controlled way में कराने के लिए अपने को various factors we should keep in mind. For above fission reaction, कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर रिएक्टर
कंट्रोल्ड वे में ये रिएक्शन होगी हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, डिफरेंट चेन रिएक्शंस। सो देखो अबोव फ्यूचर रिएक्शन इन कंट्रोल्ड वे में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के केस में होगी, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि डिफरेंट पैरामीटर्स और कंट्रोल्ड रिएक्शन लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ये जो रिएक्शन है बेटा इसके अंदर, ये न्यूट्रॉन्स के साथ अपन ने जब कोलिजन कराया तो सेकेंडरी जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, तो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इसके अंदर क्या करवाएंगे, चेन रिएक्शन करवाएंगे। चेन रिएक्शन मतलब ये न्यूट्रॉन्स अगले जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करवा देंगे। तो लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ये जो अपने पास न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, दीज न्यूट्रॉन्स इनका लीकेज हो सकता है, तो इनका लीकेज शुड बी प्रिवेंटेड सो दैट द रिएक्शन बिकम्स यूजफुल। दैट इज leakage of neutrons should be checked because लीकेज शुड बी चेक, लीकेज को चेक करना पड़ेगा अपने को। क्यों? बिकॉज अदरवाइज, बिकॉज इफ leakage occurs, then less neutrons will participate in the reaction। न्यूक्लियर रिएक्शन में लेस न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए लीकेज को चेक करना पड़ेगा। सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय द इम्प्योरिटीज। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगी, तो इसके अंदर इम्प्योरिटी लेवल शुड बी लेस। देखो इम्प्योरिटीज जो अपना फिजनेबल मटेरियल है जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराएंगे, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, तो वो क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो अपनी रिएक्शन स्लगिश हो जाएगी, रिएक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगा। इसलिए जो इम्प्योरिटीज का लेवल है दैट शुड बी मिनिमम। इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब्स neutrons, hence impurity level in the material should be checked। थर्ड, ये सेकेंड केस था absorption, थर्ड इज द absorption of neutrons बाय यूरेनियम 92-238 आइसोटोप। देखो ये जो 238 आइसोटोप होता है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है बेटा। ये जो यूरेनियम है अपना, ये मेनली 3 आइसोटोप्स में पाया जाता है, 92, 233। इसकी लगभग अपने पास 0.006% होती है, बहुत कम होता है ये। यूरेनियम 92, 235 ये 0.7% के आसपास होता है, एंड यूरेनियम 92, 238 दिस इज 98.28% नियर बाय। अब ये जो है यूरेनियम 235 के साथ करा रहे हैं हम यहाँ पे फिजन रिएक्शन, तो यूरेनियम 235 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इसका फिजन जो होता है, इसका फिजन होता है अपने पास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी एनर्जी कम होती है। और इसके अंदर जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी इसमें। इसके केस में 238 में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी एनर्जी, ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में क्या होगा अपने पास, जो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन्स एंड स्लो डाउन।
ये जो है अपने पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ रिएक्शन हो जाएगी। जो ये वाली रिएक्शन है, दिस इज पॉसिबल विद स्लो न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज पॉसिबल विद फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो ये जो इसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है यूरेनियम, एज यूरेनियम 238 is more, hence it absorbs neutrons and slows down, और ज्यादा उनको धीरे कर देगा न्यूट्रॉन्स को। तो इसलिए यूरेनियम 238 लेवल शुड बी चेक। उसके बाद फोर्थ, क्रिटिकल साइज। इसमें क्या है, जैसे अपने पास बेटा न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है, न्यूट्रॉन्स का लॉस भी हो रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी मोर देन द प्रोडक्ट लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दिस कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन द यूरेनियम इज ऑफ स्पेसिफिक साइज। तो उस जो साइज को यूज में लेंगे हम, उसको बोलते हैं क्रिटिकल साइज। दैट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स should be greater than loss of neutrons। जो न्यूट्रॉन्स के प्रोडक्शन से न्यूट्रॉन्स का लॉस क्या होना चाहिए बेटा, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड इट इज पॉसिबल व्हेन न्यूक्लियस ऑफ ये यूरेनियम ऑफ स्पेसिफिक साइज इज यूज्ड एंड दैट इज नोन एज क्रिटिकल साइज। specific size of uranium is used, known as critical size। अब इसको हम एक फैक्टर की टर्म्स में डिस्कस करते हैं, जैसे के फैक्टर, और इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो के फैक्टर और जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है, के फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर अपने पास होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, rate of production of neutrons upon rate of loss of neutrons। कितने न्यूट्रॉन्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने न्यूट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो यहां से अपन डिफरेंट केसेस डिराइव करते हैं। इफ k इज ग्रेटर देन 1, k अगर 1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं और लॉस कम हो रहा है। तो ये सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल इन, ये एक्सेलरेटेड रिएक्शन होगी इसके अंदर। एक्सेलरेटेड रिएक्शन, और ये एटम बॉम्ब में काम आती है बेटा, क्योंकि एटम बॉम्ब में क्या कराना है अपने को, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसको अनकंट्रोल्ड वे में कराना है। अनकंट्रोल्ड वे में कराना है तो उसके केस में अपने पास न्यूट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इतनी ज्यादा चेन रिएक्शंस को स्टार्ट करेगा। उसके बाद सेकेंड केस, इफ k इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर अपने पास स्टेडी स्टेट रिएक्शन आएगी, steady reaction, and this is used in nuclear reactor, कंट्रोल वे में होगी रिएक्शन। और थर्ड केस में इफ k इज लेस देन 1, तो रिएक्शन बिकम्स हॉट। रिएक्शन बिकम्स हॉट क्योंकि न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन क्या हो गया इसमें, न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन लेस है और ये प्रोडक्शन लेस है, जो लॉस है वो ज्यादा हो रहा है। सो दीज 4 फैक्टर्स शुड बी चेक्ड फॉर द कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस। ये फ्यूजन रिएक्शंस के लिए 4 फैक्टर पढ़े हमने। एक तो जो एब्जॉर्प्शन लीकेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स को चेक करना है, एक इम्प्योरिटी लेवल को चेक करना है, एक यूरेनियम 238 की कंपोजिशन क्या है उसमें उसको चेक करना है, और एक उसका जो क्रिटिकल साइज है, क्रिटिकल साइज जो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ साइज जिससे प्रोडक्शन न्यूट्रॉन्स का ज्यादा हो और लॉस कम हो, तो वो होना चाहिए। वो के फैक्टर्स की टर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं उसको। सो नेक्स्ट अपने पास आता है, हम डिस्कस करते हैं ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर।